हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेटो। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं 12th क्लास की पॉलिटी की जो सीरीज थी वो चला रही थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ है कि वो जो चैप्टर्स हैं उसे हमने कुछ दिन के लिए सिर्फ बंद कर दिया है। और ये मैंने बीए के लिए शुरू किया है। बीए या फिर आप एमए में भी हो तो इसके लिए जो नोट्स हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपनी ग्रेजुएशन में इन नोट्स से पढ़ाई, मैंने खुद बनाए हुए नोट्स हैं, तो आप अच्छे से मतलब अपनी तैयारी कर सकते हो। फिर आता है प्लेटो। अब जो प्लेटो है, तो जो प्लेटो का जो जन्म था वो हुआ था 427 बीसी और 327 बीसी। अच्छा, अब आपको एडी और बीसी में मैं डिफरेंस बताऊंगी कि क्या होता है। आप एडी और बीसी में सिर्फ इतना अंतर समझें, जैसे कि मान लो कि जो बीसी होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट या बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, या आफ्टर डेथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो जब तक आपके जो ईसा मसीह थे, ठीक है, जो ईसा मसीह का जन्म जब तक नहीं हुआ था, तो उसके टाइम को जो जो जब तक जन्म नहीं हुआ था तो उससे पहले वाला जो टाइम होता था उसको हम कहते थे बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसमें क्या होता था कि जैसे कि मान लो कि अभी क्या है, हम 2025 ले रहे हैं, या फिर मान लो अ, दो मान लो 2000 हमने शुरू किया किससे, जब 1919 आया, ठीक है, 1900 आया, तो हमने शुरू किया 1900 से, फिर अब आया 2000। तो पहले क्या होता था, जैसे कि मान लो, जैसे कि 2000 आ गया ना, फिर 1900 आएगा, मतलब इसमें क्या था, इसमें संख्या जो थी वो पीछे चलती थी। जैसे कि मान लो कि अभी क्या चल रहा है, अगर मान लो कोई पैदा हुआ है 2024 में, ठीक है, तो उसकी मान लो डेथ हो जाएगी 2002 में। तो ये क्या होता था, 2002 में या 2000 में डेथ हो जाएगी, तो मतलब टाइम पीरियड जो क्या था बीसी में पीछे चलता था। इसको हिंदी में बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। वहीं जो आपका एडी होता है, एडी में आपका आता है जब ईसा मसीह जो थे, जब उनकी डेथ हो गई थी, तो इसको आफ्टर डेथ भी बोलते हैं या फिर एनो डोमिनी भी बोलते हैं हम। तो ये डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है ना, कि 2000 आया, फिर 2001, 2002, 2003, 4, ये क्या है, इसमें संख्या बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं एडी। और जो बीसी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें संख्या घटती घटती है, ठीक है। तो वही हमने आज जो प्लेटो है उसके जीवन परिचय को पढ़ेंगे। आपको जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा होगा, प्लेटो और अरस्तू के न्याय के सिद्धांत की तुलना करें, तो आपको क्या करना है, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है। ये मैंने अपने एक तरीके से इम्पोर्टेंट जब मुझे लगा था, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया था। प्लेटो का जन्म 427 बीसी और 347 बीसी माना जाता है, ठीक है, मतलब इसके आसपास उसके जन्म हुआ था और उसके आसपास उसकी डेथ भी हो गई थी। प्लेटो को यूनान का अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक माना जाता है, ठीक है। अब जो यूनान है आपका, वहाँ का क्या माना जाता है, जो प्लेटो है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, मतलब कि एक तरीके से मान लो बहुत ज़्यादा एक अच्छा, दार्शनिक का मतलब होता है फिलोसफर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक फिलोसफर माना जाता है। यहाँ पश्चिमी परंपरा का प्रथम वास्तविक राजनीतिक सिद्धांतकार था। अब क्या इसमें बताया हुआ है, पश्चिमी परंपरा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, हम पढ़ते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या फिर पश्चिमी राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य ही पढ़ते हैं ज्यादातर। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले इनको माना जाता है कि ये प्रथम ऐसे विचारक है, प्राचीन के जो होते हैं, ठीक है। इन्होंने राजनीति की ऐसी समस्याओं पर विचार किया जो आज के युग में महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जो ये आपके जो प्लेटो हैं, प्लेटो ने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पे, मतलब अपने टाइम पे, ये जो टाइम पीरियड आपको बता रहा है, इस टाइम पीरियड में ऐसी समस्याओं पर विचार किया था कि जो आज का जो युग है, ठीक है, जो आधुनिक जो टाइम चल रहा है, उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट होती थी। उसके साथ ही अब क्या बताया उसमें, वह सुकरात के शिष्य और अरस्तु के शिक्षक तथा प्राचीन ग्रीस के अध्ययन के सबसे लोकप्रिय संस्थान के संस्थापक थे। अब जो आपको ये यूनान दिख रहा है ना, इसको पहले ग्रीस बोलते थे, ठीक है, सॉरी, जो पहले का जो यूनान था, आज उसको ग्रीस ग्रीस के नाम से जाना जाता है। अब बता रहा था सुकरात। आपने पढ़ा ही होगा कि जो अरस्तु है, अरस्तु को राजनीति का पिता कहा जाता है। तो अरस्तु के गुरु कौन थे, तो अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, ठीक है। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। प्लेटो के जो गुरु थे वो थे सुकरात। अब क्या होता है, तो ये थे एथेंस में, ठीक है, एथेंस में ये थे। तो जो आपके जो सुकरात है, अब आपको सबसे पहले आपको सुकरात को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इनके बारे में बता देती हूँ क्या था, क्योंकि जो सुकरात के विचार है ना, वही जो ये हैं प्लेटो है, वो उनके विचार, इन पे मतलब उनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कि एक गुरु होता है, और गुरु के जब मान लो वो बहुत अच्छा गुरु है, तो उस पे क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा हमें हमारा उनके मतलब प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मान लो मेरी एक टीचर थी, जो हिस्ट्री की टीचर थी 12th क्लास में, शकुंतला मैम नाम था उनका।
तो उनके जो विचार थे, मैं उनके विचार से इतनी प्रभावित थी, मतलब इतने अच्छे लगते थे उनके विचार। तो क्या हुआ, उनकी जो छवि थी वो मैंने अपने अंदर ठानी, उनकी जैसी सोच थी वो मैंने सोचा भाई मैं भी उनकी तरह बनूँ। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे जो सुकरात थे, उनके जो विचार हैं, उनकी जो विचारधाराएँ हैं, थोड़ी बहुत किसमें दिखती हैं? प्लेटो में दिखती हैं। अब जो सुकरात होते हैं, वो क्या होते हैं ना, जैसे कि क्या होता है कि एथेंस में ना लोकतंत्र था उस टाइम पे। एथेंस में लोकतंत्र था, तो उस टाइम पे क्या था ना, कुछ सोफिस्ट लोग आते हैं एथेंस में, क्या करते हैं वो एक तरीके से ज्ञान प्रदान करते हैं, पढ़ाई-लिखाई की बात करते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन जो वो जो सोफिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसे लिया करते थे। ठीक है? वो पैसे लिया करते थे, तो उन्हीं में से जो एक सुकरात थे, लेकिन सुकरात ऐसे व्यक्ति थे वो जो पैसे लेके शिक्षा नहीं देते थे, वो फ्री में देते थे। तो वो इतने ज़्यादा फेमस हो गए ना, जो सुकरात थे आपके एथेंस में, बहुत फेमस हो गए। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि ये क्या कर रहा है जो सुकरात है, वो क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ की जो आम जनता है, उनके मन में ना गवर्नमेंट के प्रति एक तरीके से एक विद्रोह पैदा करवा रहा है, ठीक है? देशद्रोह टाइप का कुछ करवा रहे हैं। तो फिर जो वहाँ की गवर्नमेंट थी एथेंस की, उन्होंने क्या किया, सुकरात पे देशद्रोह का आरोप लगा के उनको जेल में बंद कर दिया। इसी टाइम पे क्या था कि जो प्लेटो थे इनके शिक्षक थे, तो अब भाई जो प्लेटो थे इनके क्या थे, शिष्य थे, इनके स्टूडेंट थे। फिर उसके बाद ना वहाँ जैसे कि पहले क्या होता था, दंड दिया जाता था कि किसी को आज जैसे आज होता है ना, जैसे फांसी दे दी, तो वैसे ही उस टाइम पे क्या किया था, दंड दिया जाता था। तो उनको ना एक जहर का प्याला पिला दिया जाता है एज अ दंड के तौर पे। जैसे कि मान लो फांसी दी, आज के टाइम पे फांसी दी गई है, तो पहले के टाइम पे दंड दंड दे देते थे। मतलब सबकी अपनी अपनी एक सजा देने की वो होती थी, तरीका होता था। फिर उसके बाद जो जो प्लेटो है, प्लेटो के मन में इतनी घृणा आ जाती है लोकतंत्र को लेके कि वो कहते हैं कि इसमें सब भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा घृणा आ जाती है लोगों को लेके प्लेटो के मन में, क्योंकि उनके जो एक तरीके से जो फेवरेट गुरु थे, उनको क्या किया, एक जो एथेंस की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो उनको जहर का प्याला दे के मार देती है। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा घृणा आ जाती है लोकतंत्र को लेके। ठीक है? वह अरस्तु के शिष्य और अरस्तु के शिक्षक तथा प्राचीन ग्रीस के अध्ययन के सबसे लोकप्रिय अब क्या होता है कि जो प्राचीन जो ग्रीस होता है, ठीक है, ग्रीस क्या है, एक जगह का नाम है, वहीं पे एक क्या एथेंस है, ठीक है, एथेंस एक जगह, मतलब मान लो ग्रीक एक देश है, और ग्रीस एक देश है, और वहां पे एक छोटा सा एक तरीके से मान लो एक शहर है, या फिर कोई भी, हाँ, छोटा सा राज्य है जिसका नाम है आपका एथेंस। तो ये वहां पे थे। तो ग्रीस में वो क्या करते हैं, अपना बहुत बड़ा एक ना एकेडमी खोलते हैं जिसका नाम होता है द एकेडमी। ठीक है, हिंदी में आप कह सकते हो उसको अकादमी। तो अपना एक बड़ा एक तरीके से मान लो विश्वविद्यालय कह सकते हो, उसको ओपन करते हैं, एक संस्थान बनाते हैं, और जिसके क्या होते हैं, ये संस्थापक होते हैं, कौन, प्लेटो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था, तथा इनके माता-पिता ग्रीस में अभिजात और शासकीय वर्ग से संबंधित थे। अब क्या बता हुआ है कि जो ये प्लेटो थे, इनका वर्णन एक एलीट परिवार में हुआ था, मतलब शिक्षक परिवार था इनका, और इनके जो माता-पिता थे, जो अभिजात वर्ग होते हैं, ठीक है? जो अभिजात वर्ग होते हैं, उन लोगों से और शासक वर्ग से संबंध रखते थे, मतलब अच्छे खासे लोग थे, और जो एकदम रिच फैमिली होते हैं, उनसे ये संबंध रखते थे। प्लेटो पर सुकरात और पाइथागोरस के विचारों का दर्शन का प्रभाव पड़ता है। अब एक व्यक्ति बता रखा है पाइथागोरस, ठीक है? एक व्यक्ति बता रहा है सुकरात। तो इन दोनों के विचारों को क्या पड़ता है, इन पे प्रभाव पड़ता है, इनके विचारों का, इनके दर्शन, मतलब जो भी ये फिलॉसफी लिख रहे हैं, उस पे इन दोनों के विचारों को कहीं न कहीं प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, जो टीचर होता है, अगर मान लो वो टीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो हम क्या सोचते हैं, या फिर हमसे बहुत अच्छा बिहेव रखता है, तो हम ये चीज़ सोचते हैं ना कि हम भी इनकी तरह ही आगे टीचर बनेंगे, और हम भी ऐसे ही पढ़ाएँगे बच्चों को, और उनके जो विचार होते हैं वो कहीं न कहीं हमारे विचारों से मेल खाते हैं, फिर हम उनकी तरह ही सोचने लग जाते हैं। तो यही सेम चीज़ होती है। प्लेटो को लोकतंत्र पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने अलग-अलग सिद्धांत दिए। अब मैंने आपको पहले क्या बताया, प्लेटो को लोकतंत्र पसंद क्यों नहीं था? क्योंकि उनके जो गुरु थे, मतलब उनके जो गुरु थे, जैसे कि मान लो उनके गुरु थे सुकरात। सुकरात को जहर का प्याला देके मार दिया था, और उनको ये बोला गया था सुकरात को कि आप क्या कर रहे हो? आप देश में देश विद्रोह, एक तरीके से मान लो देशद्रोही हो आप, कि आप लोगों के मन में लोगों को हिंसा करने के लिए, आंदोलन करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो इनको इसलिए लोकतंत्र पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने अलग-अलग सिद्धांत दिए। अब क्या हुआ है, अब लोकतंत्र को पसंद नहीं आता, तो इन्होंने क्या किया, अलग-अलग थ्योरी दी है अपनी। इन्होंने अलग ही अपना एक आइडियल स्टेट के ऊपर इन्होंने बात करी है, ठीक है? और इन्होंने मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा पतनियों का साम्यवाद, तो उसकी बात की है।
फिर उन्होंने जस्टिस की बात करी है, न्याय की बात करी है। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्याय है वो कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों की इन्होंने बात की और हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेटो का मानना था लोकतंत्र में भ्रष्टाचार बहुत होता है और अ, अ, होता है इसका कारण था पेलिपोशिया का युद्ध जो एथेंस और स्पार्टा के बीच, जिसमें एथेंस की ये हार हो जाती है और प्लेटो का एथेंस से बहुत मतलब प्यार था। अब इसमें क्या बता रखा है कि ये तो चलो ऐसे मानने की चीज़ है, ये बताया हुआ है। अब इसमें बताया हुआ है कि जो प्लेटो होता है जो एथेंस होता है ना, और एक शहर होता है एथेंस जिसके अंदर आपके ये प्लेटो रहते हैं, और एक शहर होता है आपका स्पार्टा। तो जो एथेंस होता है और स्पार्टा होता है, उनका एक वॉर होता है जिसका एक युद्ध होता है, उसका नाम होता है पेलिपेशिया। ठीक है, पेलिपोशिया का जो युद्ध होता है उसमें क्या होता है कि बहुत तगड़ा युद्ध होता है और उसके अंदर ना एथेंस जो होता है वो बुरी तरीके से हार जाता है। तो उस टाइम तक क्या था, जो प्लेटो था उसको एथेंस से बहुत प्यार था। ठीक है, तो जब हार हो जाती है तो, और वो मतलब जो प्लेटो थे वो क्या क्या समझते थे, वो खुद को बहुत खुशनसीब समझते थे कि वो क्या है, वो एथेंस में रहते हैं, एथेंस जैसा उनका मतलब देश है। और फिर सुकरात के वो शिष्य भी थे। तो दो रीजन, एक तो रीजन क्या हो गया कि भाई एक तो जो सुकरात थे, मतलब पहला रीजन तो ये हो गया कि जो स्पार्टा होता है और जो एथेंस होता है उनका जो वॉर होता है उसके अंदर सॉरी, जो आपका एथेंस होता है वो हार जाता है। तो इनके मन में एक तो थोड़ी सी तभी खटास सी पैदा होती है कि हार गया, बताओ हार गए, इस टाइप से चीजें रहती हैं। एक होता है ना जब इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है, या फिर मान लो अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, जब इस उसमें इंडिया हार गई थी, तो उसके अंदर क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे ना कि जो जो इंडियन टीम थी उनको गाली दे रहे थे, उनको ही बोल रहे थे यार तुमने ही नहीं अच्छा खेला। तो यही ऐसा इनके साथ हुआ कि जब वो हार जाता है तो इनके मन में भी थोड़ी-सी घृणा आ जाती है उसके प्रति। लोगों ने बहुत कमेंट किए थे उस टाइम पे जब इंडियन टीम की हार हुई थी। दूसरा कारण क्या था, सुकरात की मौत। जब सरकार ने सुकरात को जहर देके मार दिया क्योंकि उनका मानना था कि ये धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या था कि मैंने पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या था, इनका घृणा करने का लोकतंत्र को, कि इनके जो गुरु थे उनको भाई जहर देके मार दिया था और उन्होंने क्या बोला था कि ये धर्म के खिलाफ जा रहे हैं और मतलब ये देश के खिलाफ जा रहे हैं। एक तरीके से क्या कर रहे हैं, धर्म मतलब देश मतलब विद्रोह कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, देशद्रोही है ये, इस तरीके की चीज़ें बोली जो आपके एथेंस गवर्नमेंट थी उन्होंने। तो यहाँ पे मैंने छोटा-सा एक प्लेटो और जो सुकरात है उनके विचारों पे थोड़ा-सा लिखा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुकरात प्लेटो के गुरु थे एवं सुकरात की मौत का प्लेटो पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक होता है ना कि भाई हमारा बहुत फेवरेट टीचर हो और उसके साथ कुछ गलत हो जाए या फिर उसे कोई ज़हर दे के मार दे, तो हम पे कितना बुरा असर पड़ेगा। तो वो जो इंसान होगा जिसने उसको दिया है, तो हमें तो उससे नफ़रत ही हो जाएगी ना। तो ऐसे ही इनके साथ होता है। सुकरात ने उन्हें इस स्तर तक प्रभावित किया कि उनके अधिकांश संवाद सुकरात और एथेंस की अन्य उल्लेखनीय नागरिकों के मध्य बातचीत के रूप में लिखे हैं। अब क्या है कि आपके प्लेटो हैं, उन्होंने जितने भी लेख लिखे हैं, जितने भी संवाद किए हैं, वो ना एक सुकरात और एथेंस इन्हीं के बीच, और नागरिक इन्हीं के बीच क्या है, वो घूमते रहते हैं। ठीक है, उन्हीं के बीच वो चलते रहते हैं, जो भी इन्होंने लिखा, मतलब जो भी इन्होंने लेख लिखे हैं वो। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इनका जो है ना, इनका डायलेक्टिकल मेथड है। मेरी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है उस पे मैं बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो इनका क्या था, इनका डायलेक्टिकल मेथड था। इसमें क्या होता है कि इसमें वाद, संवाद और विचार, मतलब सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो कि जब ये अपना जो फिलॉसफी थी या कोई बुक लिखते थे, उसमें क्या करते थे, सबसे पहले तो ये वो वाद बता देते, मतलब कि लड़ाई क्यों हो रही है। ठीक है, फिर लड़ाई पर चर्चा बताते थे, फिर एंड में सॉल्यूशन क्या निकलेगा वो भी बताते। तो इनकी जो शैली थी लिखने की, वो इस टाइप की, इस प्रकार की थी कुछ। सुकरात के बारे में आज जो भी कुछ पता चलता है वो प्लेटो के संवाद से ही पता चलता है। अच्छा, अब जो एक चीज़ जो मैं कन्फर्म कर देती हूँ कि जो सुकरात है ना, सुकरात ने अपने ऊपर एक कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, उन्होंने कोई बुक नहीं लिखी। जो भी कुछ हमें पता चलता है आज, वो किसके माध्यम से पता चलता है, जो आपके प्लेटो हैं उनके माध्यम से ही पता चलता है। क्योंकि जो प्लेटो ने जो संवाद लिखे हैं, जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो उन्हीं से पता चलता है हमें। किनके बारे में, जो आपके ये प्लेटो, ये सुकरात हैं उनके बारे में। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खुद की तो कोई बुक वगैरह लिखी नहीं है। इसके साथ ही प्लेटो सुकरात के सद्गुणों के विचारों और उनकी द्वंद्वात्मकता
की पद्धतियों से गहराई से प्रभावित थे, जो उनके लेखन में एक सेकेंड जो उनके लेखन में स्पष्ट रूप से अवलोकित होती है। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि द्वंद्वात्मक, ठीक है, इसको इंग्लिश में वही बोलते हैं डायलेक्टिकल मेथड। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, पहले वाद प्रतिवाद फिर संवाद, मतलब कि ये क्या करेंगे, पहले प्रॉब्लम बताएंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे, देन उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो इस तरीके से ये क्या करते थे, अपना जो लेख था उसको लिखते थे। और यही चीज क्या थी, वो सुकरात में भी थी। तो एक होता है ना, टीचर के जो गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनमें आ जाते हैं। तो सेम चीज इनकी भी होती है। तो ऐसे सुकरात का मतलब ये वो मेथड अपनाते थे, डायलेक्टिकल मेथड। फिर उसके बाद जो प्लेटो थे उन्होंने भी अपनाया। अब मैंने आपको पहले बताया होगा कि जो सुकरात है उन्होंने कोई लेख नहीं लिखा है। जॉर्ज साइमन ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में तर्क दिया कि रिपब्लिक का मूल विचार सुकरात के सिद्धांत से प्रेरित था कि सद्गुण ज्ञान है। रिपब्लिक की रचना करके प्लेटो ने सुकरात के इस सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। अब क्या बता रखा है कि एक फिलोसफर है, उन्होंने क्या बोला है, जिनका नाम है जॉर्ज साइमन, ठीक है, साइमन है। उन्होंने बोला है, उनकी एक बुक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। उन्होंने तर्क दिया है, अभी इसको लिखिए 1973 में। उन्होंने तर्क दिया है कि जो प्लेटो है, प्लेटो की एक बुक है, बहुत ज्यादा फेमस बुक है जिसका नाम है रिपब्लिक। अब जो साइमन है उन्होंने बोला है कि जो ये इनकी बुक है ना प्लेटो की, जो रिपब्लिक बुक है, उसमें जो ये जो सुकरात के सिद्धांत से प्रेरित है, मतलब कि जो भी चीज सुकरात ने बताई है, जो भी थ्योरी जो सुकरात की है, वो बुक उसी से प्रेरित है। जो भी उन्होंने सद्गुण मतलब होता है वर्चू की जो बात करी है, जो ज्ञान की बात करी है, वो फिर जो प्लेटो है उन्होंने फिर उसकी रचना कर दी है। फिर आता है इसके बाद कि प्लेटो के कार्य, प्लेटो ने क्या क्या काम किया। एक तो उन्होंने न्याय पे, जब मैंने बोला ना कि जो प्लेटो थे उन्होंने ना बहुत सारे मतलब अपनी थ्योरीज दी थी अलग अलग। तो सबसे पहले उन्होंने एक, हम इनकी जो थ्योरी बात करेंगे वो है न्याय का सिद्धांत। प्लेटो दर्शन शास्त्र और राजनीतिक चिंतन का प्रथम प्रवर्तक, क्योंकि उनके पहले किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो का वास्तविक नाम एरिस्टोक्लिस था और प्लेटो के एक महान दार्शनिक था और संपूर्ण चिंतन पर उनके गुरु का प्रभाव दृष्टिकोण। अच्छा, इसमें मैं बता देती हूँ आपको, जो प्लेटो थे, इनका नाम ना पहले प्लेटो नहीं था। प्लेटो इनका नाम कैसे पड़ा कि जो सुकरात थे ना, जब ये जो प्लेटो थे उनको बहुत शौक था, मतलब एक मान लो जिम्नास्टिक वगैरह करने का, बहुत एकदम कहते ना बॉडी शॉडी का। तो ये क्या करते थे, बहुत ज्यादा ना कसरत करते थे, जिससे कि इनके कंधे क्या थे, वो थोड़े चौड़े हो गए थे। तो जो सुकरात थे वो उन्हें ना बोलते थे कि तुम तो मतलब एकदम तुम्हारे जो कंधे वो एकदम प्लेट की तरह हो गए हैं। तो फिर जो सुकरात थे उन्होंने इनको नाम दे दिया प्लेटो प्लेटो, ठीक है। मतलब कि इनके कंधे थोड़े चौड़े थे और बहुत ज्यादा के ना जिम्नास्टिक वगैरह करते थे, जिम वगैरह एक तरीके से। अभी मतलब पहले इस तरह के जो अभी जो औजार होते हैं, औजार कह रही हूँ मैं, जो मतलब चीजें होती है, मशीन होती है, पहले वो नहीं थी। लेकिन जो भी नॉर्मल था, अपने अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते, तो उनके कंधे चौड़े हो गए थे। तो फिर जो सुकरात थे वो तभी बोलते थे उनको कि मतलब तुम्हारा नाम क्या है? प्लेटो होना चाहिए, तो क्योंकि तुम्हारे कंधे क्या है? चौड़े हैं। तो ये नाम इनको किसने दिया था? अगर सुकरात ने दिया था। तो इनका जो पहले का जो इनका जो रियल नेम था वो क्या था? एरिस्टोक्लिज, ठीक है, एरिस्टोक्लिज इनका जो था रियल नेम था। अब इसमें बताया हुआ है कि प्लेटो क्या थे? एक महान दार्शनिक थे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे, मतलब फिलोसफर कह लो थे। और इनके जो जो भी इन्होंने चिंतन लिखा है, जो भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं, जो भी इन्होंने फिलॉसफी लिखी है, उसमें क्या है, इनका पूरा जो प्रभाव है, ठीक है, वो किस पे इनका जो मतलब बुक्स पे जो जो भी हमें देखने को मिलता है, वो सारा प्रभाव इनका किससे था? सुकरात से था। मैक्सी कहते हैं, अब मतलब कुछ लोग हैं इनके बारे में बोलते हैं प्लेटो के बारे में, ठीक है। मैक्सी कहते हैं मैक्सी कहते हैं प्लेटो में सुकरात के पुनर्जीवित हो गया। अब जो मैक्सी है वो क्या कहते हैं कि प्लेटो में ही क्या है, सुकरात पुनर्जीवित हो गया। मतलब एक तरीके से तुलना कह रहे हैं कि मतलब चलो उसने तो कुछ नहीं कहा, यही वही एक तरह से हम कह सकते हैं इसका पुनर्जन्म है, ये वही इंसान है, बस क्या है इसमें आ गया है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक रिपब्लिक क्या बहुत फेमस बुक है इनकी, रिपब्लिक में अपना न्याय सिद्धांत दिया था। न्याय रिपब्लिक का केंद्र विषय है। अब क्या है कि जो इनकी बुक है न्याय रिपब्लिक, कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आता है कि ये बुक किसकी है, प्लेटो की कौन सी बुक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं। फिर उसमें आ जाता है कि जो
रिपब्लिक है उसके अंदर उनका केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। तो क्या है इनका केंद्र बिंदु, न्याय ही है, ठीक है, जस्टिस ही है। इस कारण रिपब्लिक को न्याय से संबंधित क्या, कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटो एक आदर्शवादी मतलब कि क्या, आइडियलिस्ट विचारक है और अपने इस आदर्श राज्य की स्थापना में न्याय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या है, इन्होंने ना एक आइडियल स्टेट की बात करी है, लेकिन आइडियल स्टेट से पहले इन्होंने किस चीज की बात करी है, जस्टिस की। फिर उसके बाद इन्होंने एक आइडियल स्टेट की बात करी है, फिर इन्होंने एक आइडियल किंग की बात करी है। इस तरीके से बहुत बहुत मतलब बहुत सारे ऐसी थ्योरी जो इन्होंने दी है। तो ये क्या था, एक बहुत ज्यादा आइडियलिस्ट विचारक थे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे न्याय का पारंपरिक सिद्धांत, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। आपको मैंने लिखा होगा था सिफालस, ठीक है, सिफालस और पॉलीमार्कस। जो सिफालस हैं उनके बेटे हैं पॉलीमार्कस। अब क्या है, अब यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इनका जो जो द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक मेथड है वो कैसा है। तो जो सिफालस हैं, ठीक है, सिफालस हैं वो कहते हैं सत्य बोलकर दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। तो अब जो सिफालस है उनके अकॉर्डिंग क्या है न्याय, कि सत्य मतलब सच बोल के दूसरों का ऋण चुका दो। ये क्या है, न्याय है। मतलब कि सच बोलो, कभी मतलब झूठ मत बोलो, और जो तुमने ऋण लिया हुआ है, किसी से उधार लिया है भैया, उसका कर्जा दे दो। तो वो क्या है, एक तरीके से न्याय है। तो जो पॉलीमार्कस हैं मतलब इन्हीं के जो बेटे हैं वो क्या कहते हैं, मित्र के साथ श्रेष्ठ और शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करना ही न्याय है। अब जो पॉलीमार्कस हैं वो कहते हैं कि जो हमारा दोस्त है उसके साथ तो तुम बहुत अच्छा व्यवहार करो, और जो तुम्हारा शत्रु है उसके साथ तुम बहुत बुरा व्यवहार करो। ये क्या है, न्याय है। अब प्लेटो क्या करते हैं, इन दोनों की बात को काटते हैं। ये तो इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से दे दो, इन्होंने एक तरीके से ये सिचुएशन दे दी। अब कहते हैं इनकी बात को ही काटते हैं। प्लेटो कहते हैं न्याय की धारणा, मतलब न्याय की धारणा खंडन करते हुए कहते हैं कि ये दोनों ही सिद्धांत दोषपूर्ण और अनुचित हैं। कैसे अनुचित हैं ये बताएंगे। अब बोलते हैं सत्य बोल के। अब जो सिफालस है वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं सत्य बोलकर दूसरे का ऋण चुका देना ही न्याय है। तो अब इनकी बात को काटते हुए ये प्लेटो अपना जवाब दे रहे हैं, अपने देश की गुप्त जानकारी देना अन्याय, दृढ़ अन्याय, अन्याय है। अच्छा, अब इसमें बता रखा है जैसे कि मान लो ये कहते हैं कि सच बोल दो और किसी का ऋण चुका दो। मतलब ये मान ऋण चुकाने का मतलब यही है कि सच बोल दो तो मान लो तुमने ऋण चुका दिया। इनका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं समझाती हूँ कि जैसे कि मान लो हमारा देश है, ठीक है, अगर कोई कोई टेररिस्ट है, कोई भी है, वो हमसे पूछ रहा है कि भाई अपने देश की कोई भी जो जानकारी है, गुप्त जानकारी है, वो हमें बता दो, जो भी सीक्रेट है। तो अब मैं क्या बोलूँगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने देश के बारे में नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो ये अगर मैंने अपने देश के बारे में बता दिया तो किसके साथ अन्याय हो जाएगा, मेरे देश के साथ अन्याय हो जाएगा, ठीक है। तो देश के साथ अन्याय होगा, तो हम देश के साथ अन्याय होने नहीं देना चाहते ना। तो ये कहते हैं कि भाई तुमने फिर इनकी बात काट दी, वहां पे सच नहीं बोलना चाहिए, हर जगह सच नहीं बोलना चाहिए। जहां पे आपको लग रहा है आप झूठ बोल सकते हो, आप बोल दो। आपको लग रहा है अगर उस चीज से फायदा है तो आप झूठ बोलो। फिर आता है ऋण। ऋण में क्या बोल रहा है कि स्वास्थ्य मित्र से अस्त्र लें और बाद में वह मित्र स्वास्थ्य मन मतलब पागल हो जाए। अच्छा, अब इसमें बता रखा है जैसे कि मान लो कि हमने किसी मित्र से ना कोई अस्त्र लिया है, कुछ भी शस्त्र लिया है, अस्त्र लिया है, कुछ भी लिया है, तो फिर बाद में क्या करें, अब जब वो लौटाने का टाइम आएगा तब तो मतलब जो हमने ऋण लिया था उससे, तब तो भाई वो बहुत ज्यादा स्वस्थ था। जैसे कि मान लो कि मैंने किसी से कर्जा लिया है, कुछ 1-2 लाख रुपए ले लिया कर्जा, लेकिन जब मैंने उससे वो कर्जा लिया था उस टाइम पे उसका जो दिमाग था वो उसके जो एकदम सही था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो मेंटली रूप से क्या हुआ, मतलब वो पागल हो गया, बाद में पागल हो गया। अब क्या है, अब मैं उसको पैसे देने जाऊंगी, क्या पता वो उन पैसों को फाड़ के फेंक दे। तो भैया मैंने तो इतनी मेहनत से कमा के उसको वो पैसे दिए हैं और वो उसको फाड़ के फेंक देगा, तो मैं तो फिर वही है कि भाई मैंने तो बड़ी मेहनत से कमाए थे, चाहे वो उसी के क्यों ना हो। जब वो फाड़ के फेंकने तो मैं ही रख लूँ इससे अच्छा। तो यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार तुम उनका ऋण चुकाओ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हारा मित्र अभी सही है और बाद में मान लो वो खराब हो जाए, उसकी मेंटल स्थिति ठीक ना हो, ठीक है, उसकी मनोवृत्ति वो हो जाए, तो क्या होगा? तो वो लौटाना भी ठीक नहीं होगा। तो ये कहते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे एक तो इनकी बात काट दी, उसके बाद आते हैं सेकंड। सेकंड क्या था कि मित्र के साथ मित्र और शत्रु के साथ शत्रु। अब इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं क्या पता मित्र वह बस नाम का हो, वास्तव में वह शत्रु हो। व्यवहार में कई बार ऐसा होता है। अब कहते हैं कि इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ।
जैसे कि मान लो कि मेरा कोई दोस्त है, ठीक है? मेरी कोई फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेरी सहेली है। वो क्या है, वो मेरे साथ तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो दूसरे के साथ गलत कर रही है, मतलब वो भ्रष्टाचार कर रही है। तो ये क्या, ये तो गलत है ना, वो मतलब वो तो दूसरे के साथ भी गलत कर रही है। तो मैं उसको क्या है कि अब वो उसके साथ लेकिन मैं उसके साथ सही व्यवहार कर रही हूँ। हम तो अपने दोस्तों के साथ अच्छा ही व्यवहार करते हैं ना, और हमारे दोस्त भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन वो दूसरे के साथ गलत व्यवहार कर रही है, तो हमें क्या है, हमें ऐसों को दोस्त नहीं बनाना। और फिर दूसरे एक इन्होंने एग्जाम्पल ले लिया है कि जो हमारे सामने, मतलब सामने तो वो क्या है, हमारा मित्र है। कभी कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे कि हमारे सामने तो बहुत अच्छा बनते हैं और पीठ पीछे हमारी बुराई कर देते हैं। तो क्या पता वो हमारा सामने ही मित्र हो, बस नाम का ही मित्र हो, और वास्तव में हमारा शत्रु हो। मेरी भी कुछ ऐसी दोस्त रही हैं जो सामने तो दोस्त हैं ना, आ जाएंगे तो दोस्त बोलेंगी, लेकिन बाद में क्या है, वो मेरी बुराई करेंगे पीठ पीछे, है ना, हमारी बुराई ये करता है। तो ये चीज क्या है, ये फिर ये तो गलत है। तो ये चीज मतलब जो जो आपके पॉलीमार्कस है, उनकी बात भी प्लेटो क्या करते हैं, काट देते हैं। फिर आता है इनका न्याय न्याय का क्रांतिकारी सिद्धांत, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब आता है थैसीमेकस, ठीक है? जो थैसीमेकस हैं, वो क्या कहते हैं, इनका कहना था कि जो न्याय है वह शक्ति ही सत्य है। जो शक्तिशाली वर्ग होता है वह अपने हित के लिए कानून बनाता है और उसे कमजोर वर्ग पर उसको मानना पड़ता है। आपके बता रखा, जो थ्रेसीमेकस है, वो कहते हैं कि न्याय क्या है, कि वो एक मतलब शक्ति है, शक्ति ही सत्य है। मतलब कि जो पावरफुल जो लोग होंगे ना, वो अपने हित के लिए कानून बनाएंगे, अपने फायदे के लिए कानून बनाएंगे, और जो कमजोर वर्ग के लोग होंगे उनको वो कानून मानना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो न्याय है, ये ऐसा कहते हैं। फिर अब इनकी बात को काटते हुए जो आपके प्लेटो है, वो कहते हैं कि शासन क्या है, एक कला है, ठीक है? शासन एक कला है, एक आर्ट है, और शासक का कर्तव्य है, मतलब कि जो राजा है, जो किंग है, उसका ये कर्तव्य है, उसकी ये ड्यूटी है कि जनता के कष्टों को दूर कर उनके हितों में कार्य करना। और अन्याय किसी भी दृष्टि से न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि दुख सुख सदैव श्रेष्ठ होता है। अब क्या बताया हुआ है कि भाई जो राजा है, जैसे कि मान लो हमने जो वो ये जो हमारे जो नेता होते हैं, हमसे वोट मांगने आते हैं, लेके चले गए, वो ठीक है, अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गए। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हम पे ही मतलब वो हमें ही तंग करेंगे या हमारे साथ ही अन्याय करेंगे, ऐसा तो नहीं है। करते हैं वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है, कुछ हर हर कोई तो नहीं करेगा ना। तो कहते हैं कि जो राजा है उसका क्या काम है? उसका काम है उसका जो कर्तव्य हो गया है वो जनता के कष्टों को दूर करना। कि मतलब जो प्रजा है भाई, उसके कष्टों को दूर करो, जो उनको प्रॉब्लम है उनको हटाओ, उनके हित के ऊपर काम करो। और अन्याय किसी भी दृष्टि से न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। अब इन्होंने बोला है कि जो भाई अन्याय है ना, जो जो इनजस्टिस है एक तरीके से, वो क्या है, वो किसी भी रूप से तुम देख लो, वो न्याय से श्रेष्ठ नहीं हो सकता, है ना? मतलब कि जो अन्याय है वो कितना भी श्रेष्ठ बन ले, लेकिन वो न्याय से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि सुख दुख सदैव श्रेष्ठ होता है। मतलब सुख क्या है, वो हमेशा ही बड़ा ही होता है दुख से। ये यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी थ्योरी को वो काट देते हैं। अब आता है इनका व्यवहारिक सैद्धांतिक और संविदात्मक सिद्धांत। ठीक है, अभी इधर बात करते हैं बहुत और थ्योरीज की। तो ग्लूकॉन कहते हैं कि राज्य के कानून कमजोर लोगों द्वारा ही बनाए जाते हैं, क्योंकि कमजोर ही राज्य का निर्माण करते हैं, क्योंकि वह खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वह राज्य का निर्माण करते हैं। अब जो ग्लूकॉन है, वो क्या कहते हैं कि भाई जो राज्य जो बनाता है ना, राज्य के कानून जो होते हैं वो कमजोर लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कमजोर लोग होते हैं वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए वो राज्य का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद जो आपके प्लेटो है, तो देखते हैं उन पे वो क्या विचार करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि न्याय सबके लिए है, ना कि किसी एक वर्ग के लिए। अब वो एक सीधे से सिंपल से एग्जाम देते हैं कि भाई जो न्याय है वो सबके लिए, जरूर थोड़ा किसी एक वर्ग के लिए हो। अब आता है भाई प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ये तो प्लेटो ने बात की थी, दूसरे लोग न्याय पे क्या सोचते हैं, उनकी बात की खटी करी इन्होंने। अब प्लेटो का न्याय सिद्धांत कैसा है, हमें ये देखना है। प्लेटो का प्लेटो के अनुसार ये क्या होगा, प्लेटो के अनुसार सरल शब्दों में न्याय वह है कि अपने नेचुरल ट्रेड, मतलब इसको आप लक्ष्य के रूप में काम करना। इसका मतलब है कि जो काम आपको आता है उसी काम को करना। अब जो प्लेटो का न्याय है, वो प्लेटो ये कहते हैं कि भाई जो आपका नेचुरल रूप है ना, मतलब जो आपके अंदर गुण है, अपने गुणों के अकॉर्डिंग तुम क्या काम करो, वही न्याय है। अगर तुम
अगर मान लो कि मेरा काम है कि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? मेरे को डांस करना बहुत अच्छा लगता है या फिर मुझे खेती करना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहूँगी। मैं मुझे फिर खेती करना ही बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ये कहते हैं कि जो काम आपको आता है बस आप वही काम करो। लेकिन फिर इनके जो सिद्धांत था, इसकी बात में बहुत ज़्यादा आलोचना होती है। लोग कहते हैं कि यार ये क्या है? इससे तो मनुष्य का विकास ही नहीं होगा, वो तो ऊब जाएगा, वो तो बोर हो जाएगा, वो एक ही चीज़ करता रहेगा तो अलग-अलग चीज़ें नहीं सीखेगा। कुछ लोग होते हैं ना, अब इसमें उदाहरण मैंने बताया हुआ है इसमें कि अगर टीचर के गुण हैं, मान लो अगर किसी के अंदर अध्यापक के गुण हैं, वो समझा सकता है बहुत अच्छी तरीके से, तो उसको क्या करना है, उसे टीचर ही बनना चाहिए, उसे अध्यापक ही बनना चाहिए। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को समझने के लिए थ्योरी ऑफ सोल मतलब आत्मा के सिद्धांत को समझना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि जो अब हमें प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आत्मा के सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा। अब आत्मा का सिद्धांत क्या है जी? देखते हैं हम अब। थ्योरी ऑफ सोल। थ्योरी ऑफ सोल को समझने के लिए ब्रह्मांड को 2 भागों में बाँट देते हैं। अब क्या बता रखा है कि जो हम इनका आत्मा का सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सोल पढ़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो हम ब्रह्मांड है उनको 2 भागों में बाँट देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भौतिक दुनिया जिसको बोलते हैं हम फिजिकल या फिर मटेरियल वर्ल्ड, फिर बांट देंगे हम दूसरे को आध्यात्मिक दुनिया, और मनुष्य को ब्रह्मांड का हिस्सा कहते हैं, मतलब ये बताया हुआ है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ह्यूमन बीइंग आर आल्सो पार्ट ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, अब 2 भागों में हमने बांट दिया जो हमारा ब्रह्मांड है, एक भौतिक दुनिया और एक आध्यात्मिक दुनिया। प्लेटो कहते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं, मतलब बता रखा है जो एक व्यक्ति होता है ना, उसमें 3 गुण होते हैं, 3 तत्व होते हैं, ठीक है? 3 तत्व होते हैं। कॉम्पोनेंट अब बता रखा है इसमें, वो गुण क्या-क्या होते हैं? एक होता है रीज़न, ठीक है? जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या बताया हुआ है कि भाई जो व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, कौन-कौन से हैं? मतलब हर व्यक्ति में 3 गुण होते हैं। किसी में रीज़न ज़्यादा होता है, मतलब किसी में बहुत ज़्यादा बुद्धि ज़्यादा होती है, किसी में करेज, ठीक है? बहुत ज़्यादा करेज होता है, बहुत ज़्यादा साहस होता है। किसी में एपेटाइट ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं हम डिज़ायर। इसकी हिंदी आप कह सकते हो, जो एपेटाइट है इसको हम शुक्शा भी बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है? हिंदी में वैसे आप इसको इजीली समझोगे, इंग्लिश में डिजायर लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। अब आता है, प्लेटो कहता है कि जिसमें रीजन ज़्यादा है उसे उसे मैन ऑफ गोल्ड मीन्स सोने का व्यक्ति, एवं उसे रूलिंग क्लास राजघराने से होना चाहिए, क्योंकि इसमें विजडम विज़डम होती है। आपको बता रखा है कि जिस व्यक्ति में बुद्धि ज़्यादा है ना, जिसमें रीज़न ज़्यादा है, उसे क्या करना चाहिए? उसे इन्होंने बोला कि मैन ऑफ गोल्ड मतलब सोने का व्यक्ति, इसको क्या करना चाहिए? इसको रूल करना चाहिए, इसे रूलिंग क्लास से होना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें विज़डम ज़्यादा है, इसमें बुद्धि है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है। ये आराम से चला सकता है देश में क्या करना है, क्या नहीं करना। अब बताते हैं दूसरा कि जिसमें साहस ज़्यादा है, जिस व्यक्ति में साहस ज़्यादा मतलब कि करेज ज़्यादा है, साहस है, उसे प्लेटो ने मैन ऑफ सिल्वर कहा है, मतलब चांदी का आदमी। उसे सिल्वर सोल्जर क्लास मतलब कि सैनिक वर्ग से होना चाहिए, क्योंकि इसमें करेज ज़्यादा है। अब क्या बता रखा है? बुद्धि जिसमें है वो क्या करेगा? वो शासक वर्ग का होगा, और जिसमें करेज ज़्यादा है, जिसमें साहस बहुत ज़्यादा है, वो कौन होगा? वो सैनिक वर्ग का हिस्सा होगा। मतलब कि सोल्जर उसको होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्लेटो इन्होंने ये कहा है। क्योंकि साहस ज़्यादा होगा, ज़्यादा चीज़ें सह पाएगा आराम से। तीसरे वर्ग में इन्होंने किसको? एपेटाइट, जिसमें एपेटाइट ज़्यादा है, जिस तीसरे इन्होंने बोला है प्लेटो तीसरे में प्लेटो ने कहा है मैन ऑफ कॉपर। सबसे पहले मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ कॉपर। जिसमें एपेटाइट ज्यादा है, मतलब डिजायर ज्यादा है, इच्छा ज्यादा है, उससे उत्पादन वर्ग का हिस्सा होना चाहिए, जैसे कि किसान और निर्देशक। अब इन्होंने सीधा साधा बोला है कि भाई जिसमें एपेटाइट ज्यादा है, डिजायर ज्यादा है, इच्छाएं ज्यादा है, उसे उत्पादक वर्ग का हिस्सा होना चाहिए, मतलब जो प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग जो क्लास होती है उसका हिस्सा होना चाहिए।